अच्छा देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ना। कल क्या बात की थी? ओके 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 ओके। अच्छा, हया और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये दो अलग चीज़ें हैं, और बेहयाई और कॉन्फिडेंस ये अलग चीज़ें हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए इंसान को। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी करनी ज़रूरी हैं जहाँ पर कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। बेहयाई वो कूड़ा करकट है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हया बहुत अच्छी बात है। बुखारी 6117, और अभी मैं ये पढ़ रहा था ना तो ये वाली हदीस सुनाता हूँ। तो एक और चीज़ क्लिक की, हो सकता है सही हो और अल्लाह की तरफ से क्लिक की हो, लेकिन एक बड़ी मज़े की बात मुझे लगी। बुखारी 6117, सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया हमेशा भलाई ही लाती है। यानी जिसके अंदर हया है ना, तो दुनियावी एतबार से शायद लोगों को लगेगा यार तो शर्माता ही रह जाता है, इसको तो कभी दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो नुकसान उठाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, हया हमेशा भलाई ही लाती है। ये भी मैं पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में एक बात आई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपना वतन छोड़ गए थे और वो वाक़या है वो वहाँ आराम कर रहे थे, तो दो लड़कियां हैं वो अपने ना जानवर को लेके आई थी और अपने जानवरों को पानी पिलाने लाई थी, और वहाँ पर उस वक्त मर्द थे अपने जानवरों को पानी पिला रहे। अब वो लड़कियां थी, हया थी ऑब्वियसली, तो उस हया की वजह से वो रुकी हुई थी, वरना वो चटो मेरा भी हक है, मर्द औरत बराबर हैं, मेरा भी हक है, वो धक्का देकर उसको परे करती और जाके पानी पिलाती, लेकिन वो हया की वजह से पीछे रुकी रही। अब उसका रिजल्ट क्या निकला कि उनमें से एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा और उन्होंने फील किया कि जो लड़कियां हैं इनको मुश्किल हो रही है, तो वो आगे बढ़े, उन्होंने उनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर आगे वो अपने वाले से मिलवाया। वो सारा एक पूरा लंबा वाक़या है, लेकिन अभी इसको पढ़ते पढ़ते मेरे ध्यान में एक बात आई कि वो हया की वजह से वो रुकी नहीं थी, और उसमें भलाई ही निकली कैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ना टॉप रेटेड अंबिया में शुमार है। अंबिया अलैहिस्सलाम हमारे लिए तो सब इज्जत वाले हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उनमें से रैंकिंग है, जैसे सबसे नंबर 1 जो रैंक पे हैं वो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो भी टॉप 5 के अंदर आते हैं। तो उनकी बीवी बनी।
मतलब हया की वजह से रुकी हुई थी और उससे खैर ये निकली कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी बन गई। सवाल दिया था एक दो दो एक 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 तो शायद मैंने बोर्ड पे ही कर गया था डिस्कस, एक मैंने पूरा बोर्ड पे डिस्कस कर लिया था ना। हाँ, फिर मैंने एक सवाल दिया था तीसरा, चौथा पता नहीं, मतलब 13 या 14, 13 उसमें मसले होंगे, करता हूं डिस्कस। यार कंसोलिडेशन की ना प्रैक्टिस बहुत शदीद जरूरी है। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं ना तो फिर बहुत जुल्म कर रहे हैं अपने पर। और ये इतना मेरा संभल के चलना कि चलो 2-3 एडजस्टमेंट्स करा के फिर जल्दी जल्दी वाली भी हो सकती हैं, तो अगर आप अभी नहीं चल रहे ना फिर आगे नहीं संभला जाएगा आपसे। गुडविल की वर्किंग गुडविल की वर्किंग एनसीआई फेयर वैल्यू पे है कि प्रोपोर्शनेट शेयर पे है, इसमें कोई एतराज नहीं। गुडविल की वर्किंग में रिटेन अर्निंग्स को लिखते हुए नेगेटिव लिखना है, इस पे कोई परेशानी? ठीक। पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 में कोई एतराज। ड्यूरिंग द ईयर एस ने चीजें बेची हैं और 10,000 रुपए की टोटल बेची थी, उसमें 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया था, उनमें से 5,000 की चीजें बची हुई है, मतलब आधी, तो फिर प्रॉफिट में से भी आधा यूआरपी है। और चूंकि सेलर एस है तो एस की रिटेन अर्निंग से लेस और इन्वेंट्री से लेस। पॉइंट 1, 2, 3 तक किसी का कोई सवाल? ये दो बातें जो थी वो मैंने बता दी कि रिटेन अर्निंग का नेगेटिव बैलेंस है और यूआरपी 500 है। ये किया किसने है सवाल? 100% लोगों ने नहीं किया। कोशिश सवाल कर लूं मैं, नहीं करना है नहीं हो सका। पॉइंट नंबर 4 समझा रहा हूं। पी और एस एक दूसरे को अगर गुड्स बेच रहे हैं, अच्छा FAR 1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चूंकि आप चीते हैं यहां बैठे हुए, तो इतना तो शायद याद ही हो थोड़ा सा कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनते हैं नहीं बनते हैं, ये लफ्ज सुना सा है। अगर एक से ज्यादा कस्टमर्स हैं तो मेजर क्लास उनकी डेटर्स ही है, लेकिन हर कस्टमर का अकाउंट बन रहा होता है। इसी तरह क्रेडिटर्स, अगर एक से ज्यादा सप्लायर्स हैं तो मेन क्लास क्रेडिटर्स है, बस अकाउंट हर एक का अलग बन रहा होता है। तो बिजनेस पी और एस दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, या एस खत्म हो गया, मतलब पी ने एस को खरीद लिया तो खा गया, एस को खत्म हो गया, एस दोनों अपनी जगह एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो दोनों अपने आप एक दूसरे को गुड्स बेच खरीद सकते हैं और दोनों एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर हो सकते हैं। ये 1-2 सवालों में ये चीज आ गई। और भी इनका पेबल रिसीवेबल का ताल्लुक हो सकता है। जैसे कल एक पॉइंट आया था कि एस ने डिवेंचर इशू किए हुए थे, यानी दुनिया वालों से मांग के जी रहा था, तो उस लोन देने वालों में पी भी एक था, तो वो पी के लिए एक लोन एसेट था और एस के लिए वो डिवेंचर लायबिलिटी थी। और एक दूसरे से पेबल रिसीवेबल की क्या शक्ल हो सकती है? पी और एस का आपस में एक दूसरे से पेबल रिसीवेबल और क्या क्या मिसाल हो सकती है? लोन हो गया ना, लोन दिया हुआ है एक ने दूसरे को, तो एक का लोन एसेट है, दूसरे का लोन लायबिलिटी है। और क्या आपस का ताल्लुक हो सकता है? परचेज ऑफ गुड्स, क्या डेटर क्रेडिटर तो हो गया ना, वो तो 2 दिन से हो रहा है, और मजीद उसके अलावा हाँ जी डिवेंचर्स भी हो गए कल। चले मैं जो हो गया पहले वो बता देता हूं। अगर पी और एस एक दूसरे को गुड्स बेच रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर हुए। अगर एक ने दूसरे को लोन दिया हुआ है तो भी एक की लायबिलिटी दूसरे का एसेट है। अच्छा, एसेट लायबिलिटी से मेरी मुराद है पेएबल रिसीवेबल, पैसे लेना देना। और क्या मिसाल हो सकती है इन दोनों की आपस के? इंटरेस्ट, क्या डिविडेंड पेएबल रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल रिसीवेबल, और क्या? अगर लीज पे दे दिया एक ने दूसरे को एसेट तो एक का लीज रिसीवेबल आ रहा है, दूसरे की लीज लायबिलिटी आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मिसालें हैं। अच्छा, एक मिसाल है जो सवालों में इस्तेमाल हो जाया करती है, हो सकती है, वो होती है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जैसे बैंक में करंट अकाउंट ओपन होता है, तो आपने पढ़ी है, पहले बैंकिंग नहीं पढ़ी लेकिन चलो जनरल नॉलेज की बात है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो करंट अकाउंट किस लिए इस्तेमाल हो रहा होता है? करंट अकाउंट क्यों ओपन होता है? करंट अकाउंट कौन ओपन करता होगा बैंक में? बिजनेस। और क्यों? क्योंकि उसने ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, तो पैसे अगर डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवा दें तो फिर बार बार निकालना मुश्किल होता है। तो करंट अकाउंट ना हमारी जेब होती है जो बैंक में पड़ी होती है,
करंट अकाउंट हमारी पॉकेट है जो बैंक में रखी हुई है, तो वो करंट अकाउंट होता है। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन जमा हुए फिर निकल गए, फिर जमा हुए फिर निकल गए। तो इसी तरह से ना पी और एस हो सकता है आपस में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, जिनमें चीजें खरीदना बेचना भी हो सकता है एक दूसरे के बिहाफ पे को खर्चे कर देते हो, वो पैसे वापस लेने पड़ते हो, तो वो दोनों एक दूसरे के नाम का करंट अकाउंट। ये मैं नहीं कह रहा कि बैंक में जाके एक दूसरे के लिए करंट अकाउंट खोल ले, मैंने तो करंट समझाने के लिए बैंक की मिसाल दी थी। पी और एस अगर आपस में उनकी काफी सारी डीलिंग है तो वो एक दूसरे के नाम का अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपनी बुक्स में, बैंक अकाउंट नहीं कह रहा, ठीक है, बैंक अकाउंट नहीं कह रहा, अपने डेबिट क्रेडिट की बात कर रहा हूं कि एक दूसरे के नाम का अकाउंट ओपन कर ले, तो वो करंट अकाउंट कहलाता है। तो देखें बैलेंस शीट में आपको एस के नाम का करंट अकाउंट, पी के नाम का करंट अकाउंट नजर आ रहा है। इनकी फिगर्स बताइएगा मुझे। एसेट्स में नजर आ रहा होगा एस के नाम का करंट अकाउंट 5, कैश बताएं 5 और 8। अच्छा, एक आपको लायबिलिटीज में आ रहा होगा पी के नाम का करंट अकाउंट 7। पॉइंट नंबर 4 समझा रहा हूं। डेटर्स और क्रेडिटर्स के नाम से तो कुछ पेएबल सीबल नहीं है, लेकिन पी एस को मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। हो सकता है पेरेंट के पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा हो तो एस की अकाउंटिंग भी वो करके दे रहे हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छा हो तो एस को वो मार्केटिंग भी करके दे रहे हो और उसका कुछ पैसे चार्ज करते हो। ये है मैनेजमेंट सर्विसेज। अच्छा, अब जब पैसे चार्ज करते होंगे तो वो पेरेंट के लिए इनकम और एस के लिए एक्सपेंस, क्योंकि वो मैनेजमेंट फीस ले रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट ने जब बिल भेजना होता होगा तो वो क्या एंट्री करता होगा, एस से रिसीवेबल और अपनी इनकम, तो ये वो रिसीवेबल है जो उसकी बुक्स में आ रहा है, और एस जब उस बिल को रिकॉर्ड करता होगा तो अपना एक्सपेंस और पी को पेबल, ये वो पेबल है जो उसकी बुक्स में आ रहा है। तो ये जो एस और पी के नाम के करंट अकाउंट है ना, ये पेबल रिसीवेबल ही हैं। इतनी सारी लंबी कहानी सुना के अगर कंफ्यूजन होगी तो कंक्लूजन ये है कि पी और एस के नाम के जो करंट अकाउंट आ रहे हैं वो रिसीवेबल पेबल है। बस कंक्लूजन ये है कि ये पेबल रिसीवेबल है। हुआ ये कि पेरेंट को पैसे मिले 1000 रुपए, लेकिन वो इतना खुश हुआ कि उसने उसको 3000 लिख लिया। तो पेरेंट को कैश मिला, पेरेंट ने क्या एंट्री की होगी, कैश डेबिट, और ये जो एस का रिसीवेबल है ये क्रेडिट। 1000 की बजाय 3000 कर लिया, तो 2000 से रिवर्स कर देते हैं, कैश कर देते हैं क्रेडिट और रिसीवेबल वापस डेबिट। ये पॉइंट नंबर 4 की अंग्रेजी पढ़ लें, और पॉइंट नंबर 4 की अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो पढ़ के ये मतलब समझ आ रहा है या नहीं। चलें ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अब ये एरर ठीक करने के बाद टैली कर गया, तो अब ये 7 और 7 एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 7 और 7 इंटरकंपनी बैलेंस एलिमिनेट हो गया। जी बताएं, और कोई मसला इसमें? चलें अगली एडजस्टमेंट बताता हूं। समझ लें पहले, एक्विजिशन डेट है 31 दिसंबर 22 और एस की उस दिन SOFP थी कि एसेट्स बस टोटल ही कर लेता हूं 60,000 और कैपिटल 25,000, प्रीमियम 4,000, रिटेन्ड अर्निंग्स चलें 22, लाइबिलिटीज देखें कितनी 9,000।
पेरेंट ने ये सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए और अच्छा, मैंने यूआरपी भी जब समझाया था ना तो 100% सिर्फ इसलिए मिसाल ली थी ताकि आप अभी एनसीआई को ना सोचें, अदरवाइज यूआरपी की एडजस्टमेंट सिर्फ 100% के लिए नहीं है, सारे सवालों के लिए। तो ये भी मैं आपको सिर्फ 100% इसलिए बता रहा हूं कि अभी आप एनसीआई पे ना जाएं, अभी जो चीज बताना चाह रहा हूं उस पर पहुंचे। पेरेंट ने एस के 100% शेयर्स खरीद लिए फॉर 68। तो अभी तक जितना सीखा, गुडविल कितनी? हाँ जी, क्या भाई है 8,000 कहां से? 68,000 उस वक्त नेट एसेट्स, कैपिटल कितना? 25, प्रीमियम 4,000, रिटेन्ड अर्निंग्स 22,000, कितनी? 51। तो 8,000 कहां से हुई? कहां भी 8,000 कैसे? $17,000। अच्छा, 17,000 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि पेरेंट ने जो एस के शेयर जिन लोगों से खरीदे उन लोगों को ज्यादा पैसे दिए। क्यों ज्यादा पैसे दिए? गुडविल एस का अच्छा नाम है उन लोगों का उस वक्त। अच्छा, आप ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि पेरेंट ने उन लोगों से जब शेयर्स खरीदे तो उस वक्त वो कितने के मालिक थे और उन्होंने वो सब कितने में बेचा, तभी फर्क पता चलेगा ना। तो अभी तक जो सीखा उसमें गुडविल है 17,000 और 17,000 गुडविल का मतलब है एस का अच्छा नाम 17,000 रुपए का, इसलिए इन्होंने ज्यादा पैसे दिए। अगर अच्छा नाम ना होता, नहीं सादा नाम मतलब ना अच्छा ना बुरा, तो 51 ही देते। जिन लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए अब उनका ताल्लुक एस से नहीं रहा। वैसे कभी घूमने फिरने चले जाएं, ऑफिस चाय चाय पी के आ जाएं तो आ जाएं, वरना उनका एस पे से राइट खत्म। और उन्होंने ये सारा कुछ कितने में बेच दिया? 68। इनके पास एक और रास्ता भी था कि वो कंपनी बंद कर देते, यानी बेचने के अलावा एक और रास्ता था कि कंपनी खत्म कर देते। तो कंपनी बंद करते, बस ताले चाले लगा के घर खत्म, सब खत्म हो गया, है ना। एसेट्स को बेचते और लायबिलिटीज को सेटल करते, फिर जो बचता वो ले जाते। एसेट्स अगर बेचते, अगर ये मैं सब अगर ही कर रहा हूं, अगर वो सब एसेट बेच देते तो 60,000 के बिकते। क्यों 60,000 के नहीं? क्योंकि ये 60 तो बुक वैल्यू है, तो 60,000 से ज्यादा के बिकते। चले मिसाल ले लेते हैं कि ये बिकते, अच्छा ये बेचे नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर बेचते, कितने के बेच लें? 70,000 के। चले 65, बस आखिरी रेट 65 के बिकते। अब अगर 65 के बिकते तो फिर इस 65 से जो कैश आता वो बस ओनर्स का होता। पहले लायबिलिटीज सेटल करते, और लायबिलिटीज को सेटल करने जाते तो जरूरी नहीं है कि 9,000 देते, कम भी हो सकते थे। हो सकता है सेटल करते करते डिस्काउंट मिल जाता, हो सकता है कोई गुस्सा कर जाता, ज्यादा पैसे देके मामला रफा दफा करना पड़ता। तो लायबिलिटीज की सेटलमेंट में भी जरूरी नहीं है कि वो 9,000 में ही हो। चलें 10,500 कर लेते हैं। अब जो पैसा बचता कितना? 54,500। ये कुछ गड़बड़ हो गई। ये कितना बन रहा है? ये वाला, हाँ ठीक है सही है, कोई गड़बड़ नहीं। तो जिन लोगों ने अपने शेयर्स पी को बेचे हैं, अगर वो शेयर्स ना बेचते और बिजनेस क्लोज कर देते तो भी तो उनके हाथ में इतने पैसे आ ही जाते। अब इन लोगों की बेवकूफी होगी कि अगर वो इससे कम में शेयर्स बेचें तो। क्यों? क्योंकि क्लोज करके भी इतने तो उनको मिल ही जाने हैं, तो फिर वो चलता हुआ बिजनेस तो महंगा बेचे ना, तो इतने से कम में तो उन्होंने हरगिज नहीं बेचना था। अब अगर वो 68 में बेच रहे हैं, कम से कम कितने का बेचते? इतने का। क्यों? क्योंकि बिजनेस बंद करके भी नेट इनको इतना तो मिलना ही था, इससे कम तो ना बेचते। तो अब अगर वो इससे ज्यादा का बेच रहे हैं तो असल में फिर गुडविल के नाम पे कितने पैसे वो ले रहे हैं? इससे ज्यादा। कितने बने? 13। तो ये फिर गलत हो गई, फिर ये गलत हुई ना। तो हाँ गलत है। अब सही तरीका क्या है? यानी अब जाके मैं गुडविल कंप्लीट कर रहा हूं, उससे पहले गुडविल कंप्लीट नहीं थी। अब सही तरीका यह है
कि अगर हम सही मानों में जानना चाहते हैं कि गुडविल की वजह से कितने पैसे हैं, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या उस वक्त तक कोई एसेट्स पे तो नहीं फेयर वैल्यू गेन लॉस आ गया हुआ था। ये मैं रीवैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, ये मैं इन्वेंट्री डेटर सब की बात कर रहा हूं कि एक्विजिशन डेट पे अगर एसेट्स और लायबिलिटीज एस के मार्केट में और वर्थ रखते हैं, तो बेचने वाले ने अपने शेयर्स इन वैल्यूज को सामने रख के बेचे होंगे कि इन वैल्यूज को। दोबारा सुने, अगर एक्विजिशन डेट पे जो एस के एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनकी बुक वैल्यूज और हैं और मार्केट में असल वर्थ कुछ और है, तो जिन लोगों ने शेयर्स बेचे हैं उन्होंने इन फिगर्स को देख के सोचा कितने के बेचे हैं, या इन शेयर्स को देख के, इन फिगर्स को देख के ना, तो सही गुडविल तभी निकल सकेगी जब हम इनको कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब इनको करेंगे कैसे कंसिडर? 60,000 बुक वैल्यू वाला एसेट असल में 65 वर्थ का है। फायदे वाली बात है, नुकसान वाली बात है? फायदे वाली बात। ये फायदा किसका है, पुराने लोगों का या पी का? पुराने लोगों का बनता है। तो हम उनको ये फायदा देने के लिए कहेंगे कि हम तुम्हारी इक्विटी में 5,000 कर देते हैं ऐड। 5 कैसे? डिफरेंस। इसको कहेंगे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ये मैंने एसेट्स में 5,000 लिखी, प्लस क्यों किया यहां? क्योंकि एसेट्स की जब वर्थ जब ज्यादा है तो उसका मतलब उनका हक और ज्यादा बनता था। ये इक्विटी लिख रहे हैं ना हम, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। तो अगर एसेट की वर्थ ज्यादा बनती है तो नेट एसेट्स को ज्यादा ही करना पड़ेगा। अच्छा, लायबिलिटीज भी 9 से ज्यादा वर्थ की बनती हैं, वर्थ नहीं 9 से ज्यादा है जो इनके सर पे पड़ा हुआ है, तो इससे इनका हक कम। तो वो जो 1500 है इसको हम फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही बोलेंगे, लेकिन ये होगी अब लेस। पहले तो ये लाल और हरी फिगर्स, और फिर दूसरी बात प्लस और माइनस, ये तसल्ली कर लें, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं। मैं करता हूं फिर। जो लाल वाली फिगर है एस के एसेट्स की बुक वैल्यू और उनकी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इससे ज्यादा थी, तो ये उन लोगों के लिए, कौन जो एस के पुराने लोग थे, उनका ये फायदा ही है ना कि बुक्स में चीज कम लिखी हुई है, असल में उसकी वर्थ ज्यादा है। तो हम ये फायदा उनको देने के लिए यहां पर उनकी वैल्यू, उनका हक ऐड कर देते हैं। आप ऐसे समझ लें कि अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो ये गेन है ना, तो गेन इक्विटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो ये ऐड हो गया। और लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाना लॉस है, गेन है? लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाना लॉस है, तो लॉस इक्विटी को कम करेगा। तो ये हमने यहां प्लस माइनस कर दिया। जब ये फिगर्स यहां प्लस माइनस कर दी तो अब इनका टोटल क्या बना? 54,500। ये माइनस करेंगे तो सही गुडविल निकलेगी। यानी गुडविल की फिगर सही जानने के लिए ये एक्सरसाइज करनी जरूरी है। क्या एक्सरसाइज? एक्विजिशन डेट पे एस के एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वैल्यूज कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना। अगर उनमें कोई डिफरेंस है तो उसको गेन और लॉस बना के इधर गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में एडजस्ट करना, तो सही गुडविल निकलेंगे। और ये काम अब हर साल हम एस के एसेट्स को फेयर वैल्यू पे अपडेट करते रहें। फिर ये सिर्फ एक्विजिशन डेट की एक्सरसाइज है ताकि सही गुडविल कैलकुलेट हो सके। अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी पूरी कर लूं फिर लिखना जो लिखना है। ये इधर एडलेस वाली बात समझ आई। अब इसका मैं दूसरा इफेक्ट बताता हूं। दूसरा इफेक्ट क्यों? क्योंकि अब हम जो भी कर रहे हैं ना वो हमें डुअल इफेक्ट लेना है। दूसरे इफेक्ट पे आते हैं। अगर अभी के अभी बैलेंस शीट बन रही है तो पीपीई, या मैंने तो लाइनें खैर लिखी नहीं अलग, पी प्लस 60,000 या 65,000। अच्छा चले, मैंने सवाल शायद सही नहीं पूछा। एस की बैलेंस शीट में क्या आ रहा होगा? 60, या हम उसको शर्म दिला के इसको 65 करवा देंगे? क्या हम एस को कहेंगे कि अपनी बुक्स की वैल्यूज ये चेंज कर दो? नहीं, ये हम सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए करना चाह रहे थे ताकि सही गुडविल पता चले। तो एस की बुक्स में तो 60 ही है ना, अब हम यहां पर पी प्लस 60 करेंगे। ये जो यहां एक्सरसाइज की थी इधर, ताकि गुडविल सही निकल सके। लेकिन गुडविल सही निकालने में हमने जब एसेट्स और लायबिलिटीज की फेयर वर्थ को देखा ताकि गुडविल सही निकल सके, तो इसका मतलब है कि ग्रुप की नजर में ये एसेट्स 60 नहीं 65 के हैं, तभी तो गुडविल ये निकली है। यानी हम अपनी इस कैलकुलेशन के अंदर ये कबूल कर रहे हैं कि हमने जो पैसे इतने सारे दिए, क्यों इतने सारे दिए? गुडविल की वजह से भी, और एसेट्स की वर्थ भी ज्यादा थी इसलिए भी दिए हैं। तो ग्रुप की नजर में ये एसेट्स 60 के नहीं है, 65 के हैं। तो जब ग्रुप की नजर में ये 65 के हैं तो ग्रुप बैलेंस शीट में आने भी फिर। अब उसके लिए आप लोगों को कंक्लूजन, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड या लेस, और दूसरा फैक्ट
एसओएफपी में रेलेवेंट लाइन आइटम के अंदर ऐड या लेस। इसी तरह से लाइबिलिटीज P+9, क्या करूं, ऐड के लेस? क्यों ऐड? वहां तो लेस की है, लाइबिलिटी बढ़ रही है लेकिन वहां लेस इसलिए किया क्योंकि लाइबिलिटी का बढ़ना एक लॉस था। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एसेट की भी हो सकती है, लाइबिलिटी की भी हो सकती है, ज्यादातर वैसे एसेट्स की होती है। और पॉजिटिव नेगेटिव का कैसे फर्क पता चलेगा? एसेट्स की बात है तो उनकी वैल्यू बढ़ना गेन है, गेन है तो यहां ऐड होगा। लाइबिलिटीज की बात हो रही है तो उनका वैल्यू बढ़ना लॉस है, लॉस है तो यहां लेस होगा। और अगर बढ़ने की बजाय डिक्रीज है तो ये प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट क्या बनी? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड लेस, और दूसरा फैक्ट एसओएफपी में रेलेवेंट एसेट लायबिलिटी में ऐड लेस। और ये कब की फिगर्स हैं? एक्विजिशन डेट की। अब सवाल में हो सकता है आपको 5,000 और 1,500 दे दिया, और सवाल में हो सकता है आपको 60,000 और 65,000 दे दिया। यानी आपको ये दोनों फिगर्स भी बताई जा सकती हैं, तो फिर खुद 5 ले लेना। हो सकता है आपको स्ट्रेट बताया ही 5,000 जाए। एडजस्टमेंट नंबर 4 पे आए, एडजस्टमेंट 4 पे आए मेरे साथ साथ, ताकि मैंने उसमें से कुछ पढ़ाना है और कुछ नहीं पढ़ाना है। एडजस्टमेंट 4 खोलें, नोट्स में एडजस्टमेंट 4 खोलें, 4A है। पहले 4A देख लेना, फिर आप देख लेना इसमें नोट करना है तो क्या करना है। एडजस्टमेंट 4A पे आइए, नोट्स में एडजस्टमेंट 4A। अच्छा, वो जो गुडविल निकालते हुए दो तरीके किए ना हमने, एनसीआई फेयर वैल्यू पे और एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे। इसका ताल्लुक सिर्फ गुडविल में यहां पर फेयर वैल्यू लिखनी है कि नहीं लिखनी, और इधर टोटल पे परसेंटेज लगानी है कि नहीं लगानी, सिर्फ इससे ताल्लुक है। इधर बीच में क्या आ रहा है इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ ताल्लुक है एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो यहां पर फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई आ जाएगी, और इधर टोटल पे परसेंटेज नहीं लगेगी। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे नहीं है तो यहां वो लाइन नहीं आएगी और यहां परसेंटेज लगेगी। अंदर सब कुछ सेम है। इसी तरह रिटेन अर्निंग्स की वर्किंग में सिर्फ इस बात का फर्क है कि इंपेयरमेंट लॉस किस कॉलम से लेस करना है, बस। बाकी सारी कंसोलिडेशन सेम है दोनों में। 4A पे आए, एक बड़ा सा डब्बा बनाया हुआ है, उससे ऊपर वाली 4 लाइनें पढ़े पहले। हाँ जी, उसमें मैंने ये बताया है कि 60 और 65 भी दिया हो सकता है और स्ट्रेट 5 भी दिया हो सकता है। अच्छा, अब डब्बे से आंख बचा के गुजरे, डब्बे के अंदर नहीं देखना। इस डब्बे के नीचे आए और मैंने फिर 2 कॉलम बनाए हुए। इसमें से लेफ्ट वाला पढ़ लें, राइट वाला अभी नहीं, लेफ्ट वाला पढ़ लें। ये अगले पेज तक भी जा रहा है, ये पढ़ लें सारा, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं। लेफ्ट वाला पढ़ लें, आधा इस पेज पे, आधा अगले पेज पे। तो मैंने इसमें ना यही कहना चाहा है आपको कि क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, कहां ऐड करना है, कहां लेस करना है। तो लेफ्ट वाला कॉलम आधा इधर और आधा अगले पेज पे। पढ़ा? अच्छा, अगले पेज पे एंट्रीज के नीचे 2 बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए नोट्स कह के, उनमें से पहला वाला पढ़ लें, उनमें से पहला वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, चलें जल्दी से सवाल कर दें। हैं? कर लें, करना सवाल कर दें। अगला अगला जी जी, 13 के बाद 14 ही आएगा, 14। ये मैंने सवाल ये इस तरतीब से ही बनाए हैं कि मैं एडजस्टमेंट कराता जाऊंगा और साथ साथ ये सवाल। जिनके पास मेरी पुरानी बुक है राइस की, तो उसमें क्वेश्चन 4।
इसको नोट कर लें जरूर, जिसने करना है कर ले, नहीं करना तो मैं आपको समझाता हूं सारा और वहां से पढ़ा देता हूं, और फिर आप सवाल नंबर 14 कर लें। अभी सवाल स्पीड पे करना है। सांस रोक रोक के एक वर्किंग किया करें, कि वर्किंग पूरी करूंगा तो सांस लूंगा।
10 मिनट हो गए।
पंद्रह मिनट क्या नो सर यार, ऐसे कैसे चलेगा काम? जल्दी जल्दी करें, मैंने एक एडजस्टमेंट और बतानी है। बस बहुत है।
चले हो गए 2 मिनट। गुडविल इन्वेस्टमेंट कितनी? 75,000। एनसीआई फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट। उस वक्त नेट एसेट्स कितने थे? कैपिटल 40,000 और प्रीमियम 4,000 और अदर रिजर्व्स 6,000। रिटेन्ड अर्निंग्स 28,000। ठीक है, करता हूं। नहीं, मैं सिर्फ समझाने वाली बातें बोर्ड पे कर रहा हूं। सॉल्यूशन तो पीछे पूरा है, मैं सिर्फ समझाने वाली बातें कर रहा हूं। पेरेंट की कितनी? 94। एस की कितनी? 25। प्री 28,000। अच्छा, अब मुझे बता दें पीपीई 90 प्लस 64 और बताएं एस का करंट अकाउंट 8 और पी करंट अकाउंट 5। सही है, बस ठीक है, बस। पॉइंट नंबर 2, लैंड उस वक्त कैरिंग अमाउंट से 2,000 ज्यादा फेयर वैल्यू की थी, तो अब उस 2,000 को हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड की 2,000 यहां प्लस और रेलिवेंट जगह पीपीई में ऐड, 2 यहां प्लस 2 यहां प्लस। ओके, पॉइंट नंबर 3 में एतराज। पॉइंट नंबर 3 का मतलब यह है कि जब आप ये गुडविल निकाल लेंगे, ये क्या बना? 80,000। कितने परसेंट है? 90%, 72। तो फिर इस 3 को डाउन करके 1200 तक ले जाना है, ये मतलब है इस बात का। पॉइंट नंबर 3 का ये मतलब है। तो चूंकि प्रोपोर्शनेट पे है, यहां से लेस और यहां से लेस। पॉइंट 4 यहां तक अगर कोई पहुंचा था, पॉइंट 4 में कोई मसला नहीं। पी ने बेची है, इसलिए यूआरपी इन्वेंट्री से लेस और पी की रिटेन अर्निंग से लेस। जिनको यूआरपी समझ नहीं आया, 9,000 की खरीद के 12 की बेची, यानी 3,000 प्रॉफिट कमाया और उसमें से 40% चीजें अभी भी वही हैं, तो 3,000 का 40% यूआरपी है 1200। पॉइंट नंबर 1 से लेके 4 तक ओके। पॉइंट 5 समझाता हूं। अभी कुछ देर पहले भी समझा रहा था पिछले सवाल में कि पेरेंट ने एस को सर्विसेज दी होती हैं, तो उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। तो पेरेंट जब फीस चार्ज करेगा तो पेरेंट अपने पास एंट्री करेगा, एस को रिसीवेबल बनाएगा और अपनी इनकम क्रेडिट करेगा, और एस उस बिल का क्या करेगा? एक्सपेंस बनाएगा और अपना पेबल बनाएगा। तो हुआ यह कि पेरेंट ने एस को एक इनवॉइस भेजी। अच्छा, इनवॉइस का जो वर्ड है ना, इनवॉइस, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो पेरेंट ने एस को इनवॉइस भेजी 3,000 रुपए की। किस बात की इनवॉइस भेजी होगी? सर्विसेज दी होंगी। एस ने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब कर ले। तो एस रिकॉर्ड करेगा तो अपना एक्सपेंस बनाएगा, इनकम स्टेटमेंट तो है नहीं, रिटेन अर्निंग से लेस कर देगा। तो एस अपना एक्सपेंस बनाएगा, मैनेजमेंट फीस, और अपना पेएबल बना लेगा ये +3। ये लास्ट पॉइंट का मतलब है कि एस ने एक इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं की हुई थी। अच्छा देखें, यहां ना बात इनवॉइस की है। इससे पहले जो मैंने 2 सवाल बनाए थे उनमें कैश लेने देने की बात हो रही थी। यहां पर बात है कि इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं की। इनवॉइस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए ही हुआ करती है। तो पेरेंट ने भेजा, अपना रिसीवेबल बनाया, इनकम बनाई, एस ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब कर ले, एक्सपेंस बना ले, पेएबल बना ले। और अब ऐसा करने से देखें टैली कर गया, यहां से भी 8 माइनस और यहां से भी 8 माइनस, और ये जो यहां लॉस बन गया कितना, तो कोई बात नहीं, आपने कौन सा जेब से देना है। अब ये लॉस है तो इसका 90 यहां नेगेटिव ही आएगा क्योंकि लॉस जो है, और इसी का 10 एनसीआई में जाएगा। हाँ भाई, इस सवाल में बताएं और कुछ पूछना है तो। अभी तक को कंसोलिडेशन का सिर पैर समझ आ रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है? यूआरपी हो नहीं रहा या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया? 9,000 की चीजें खरीद के 12 की बेच दी, तो 3,000 का टोटल प्रॉफिट कमा लिया। अनरियलाइज्ड क्या चीज है? सेलर ने जो गुड्स बेची थी उनमें जितना प्रॉफिट कमाया था
अगर सारी की सारी चीजें आगे निकल जाती या ऐसे ही खा जाता, मतलब स्टॉक में ना होती, तो जितना प्रॉफिट सेलर ने कमाया था वो उसका हक हलाल हो जाता। लेकिन जिन चीजों में उसने प्रॉफिट रखा हुआ था वो चीजें अभी भी ग्रुप के अंदर एसेट्स में आ रही हैं, तो उनमें जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो रियलाइज नहीं हुआ ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कॉन्सेप्ट है अनरियलाइज। इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक बिजनेस अपने गोडाउन से सेल प्राइस का टैग लगा के चीजें गोडाउन से निकाल के शोरूम पे रखवा दे तो सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। क्यों? वो तो अभी उसके पास ही पड़ी हुई है, तो वो जो सेल प्राइस उनके ऊपर टैग लगा हुआ है उसमें तो प्रॉफिट शामिल है ना, तो वो अपनी उस शोरूम में रखी चीजों को सेल मान ले। तो ग्रुप के पास ही मौजूद हैं वो चीजें, तो उनके अंदर जो प्रॉफिट छुपा हुआ है वो कोई प्रॉफिट नहीं है, तो उसको अनरियलाइज कहते हैं। निकालना कैसे है? बायर के पास पड़े हुए स्टॉक में जितना प्रॉफिट भरा हुआ है वो अनरियलाइज है। इस सवाल में पूछें और ताकि एडजस्टमेंट बताऊं जी। जरूरत ही नहीं है, अदर रिजर्व्स की वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, क्वेश्चन 14। ओके, ये जो अभी यहां सवाल किया, इसमें ये 2000 यहां ऐड और यहां क्यों ऐड किया? क्योंकि ये अभी भी वो पुरानी फिगर्स ही हैं, इसलिए ऐड करना पड़ा। कब की फेयर वैल्यूज का डिफरेंस है ये? एक्विजिशन डेट। जब एक्वायर किया था उस वक्त ये ऐसे ही था, और अगर बाद में एस के पास ये एसेट ही अब नहीं रहा हमें ये एसेट। क्यों नहीं रहा? हो सकता है बेच दिया, हो सकता है खत्म हो गया हो, खराब हो गया हो, तो फिर गुडविल की वर्किंग में ये एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे या करेंगे? उस वक्त एसेट मौजूद था, आज नहीं है, तो यहां पर करेंगे एडजस्टमेंट कि नहीं करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि तब था, यहां ऐड करेंगे। क्यों? जब है ही नहीं तो ऐड किस में करना है? इस सवाल में जो लैंड है, अगर ये तब लैंड थी और बाद में कभी एस ने इसको बेच दिया था, तो इस 64 के अंदर वो लैंड है। एक्विजिशन डेट पे वो लैंड मौजूद थी, आज नहीं है, तो फिर 64 के अंदर है? नहीं है ना। इस 64 के अंदर नहीं है लैंड। क्यों नहीं है? तो जब वो बेच दी हुई है तो फिर ये +2 किस में करना है? तो ये +2 फिर नहीं होगा। इधर से भी हटा दूं? नहीं, इधर तो होगा। इधर क्यों होगा? क्योंकि तब थी, तो अब तो बैलेंस शीट आउट हो गई है, तो 2000 की तो आत्मा भटकती रहेगी। अब है ऊपर से गया वो मिटाना, ऊपर से गया कि मिटाना ऊपर से गया? जब नहीं बिठाया था तो ठीक था। ये जो क्वेश्चन 14 था ये ठीक है या ये भी नहीं ठीक? ये ठीक है, यानी यहां ऐड करना और यहां ऐड करना, ये लो दोबारा लिख देते हैं, यहां तक ठीक है। अरे सॉरी जी, मेरी ये गलती, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं एक और नई एडजस्टमेंट क्रिएट कर रहा हूं उससे। क्वेश्चन हो गया फुल स्टॉप, मैं एक और एडजस्टमेंट जो इसी सवाल से बना रहा हूं, ये वो बता रहा था। ठीक है, अब ये सवाल की बात नहीं हो रही है, मैं वैसे एक और चीज बता रहा हूं। अगर ये लैंड तब थी और आज नहीं है, तो फिर क्या गुडविल की वर्किंग में ये लिखते या ना लिखते? लिखते। क्यों लिखते? क्योंकि उस वक्त थी, और अब यहां पर ये +2 करते। इस 64,000 में वो आज लैंड जिंदा होती, क्योंकि इसने बेच दी होती। फिर बता रहा हूं, मासूम बच्चे जो सवाल में ढूंढ रहे हैं कि कहां बेची है, नहीं बेची है, वो सवाल खत्म हो गया। वैसे ही मैंने एक और बात की है कि अगर बेच दी होती तो फिर वो लैंड आज बैलेंस शीट में ना होती ना, तो जब इधर है ही नहीं तो ये +2 करते। अब मिटा दूं, यहां से भी मिटा दूं, यहां होगी। अब और मसला रह गया कि इस 2000 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? हाँ, जितने भी बेची पता नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, यानी अब मजीद कुछ ना करूं, मजीद कुछ ना करूं तो ये तो ठीक नहीं है ना। हमने एक एडजस्टमेंट 2000 डाल दी, तो दूसरा इफेक्ट किधर है? सवाल में जो सब गिवन है, हमने उसमें खुद से सॉल्यूशन में एक लाइन लिखी है, तो उसका दूसरा इफेक्ट लिखेंगे तो बैलेंस शीट टैली करेगी ना। क्यों रिटेन अर्निंग में भाई?
प्रॉफिट रिपीटर नहीं, फर्स्ट टाइमर। हाँ जी, रिपीट करें? नहीं, पक्की बात है? नहीं यार। अच्छा चलो बताओ बताओ। सिर्फ इस वजह से? अच्छा चले। हाँ जी, सिर्फ इस वजह से कि उधर से बढ़ाना है तो इधर भी बढ़ाना है? हाँ, नहीं नहीं, अनरियलाइज क्यों था ये? अच्छा चले बताता हूं। रिटेन अर्निंग में क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ये यहां से हो जाएगा लेस। वो कैसे? ऐसे ही, ये देखें, ये लेस हो गया। क्यों लेस हो जाएगा? हैं? हाँ बता रहा हूं क्यों लेस हो जाएगा। एस की बुक्स में ये लैंड, ऐसी मिसाल दे रहा हूं मैं, नेट बुक वैल्यू, ये सवाल में नहीं दिया, मैं अभी कह रहा हूं, 10,000 रुपए की थी, और बाद में कभी ये बेच दी। कितने की बेच लें? 15 की बेच लेते हैं। चलो 15 की बेच लेते हैं। तो एस ने इस पे कितना प्रॉफिट कमाया? 5। ये हो गया हुआ है, यानी ये ट्रांजेक्शन हो गई है पहले। इसके साथ क्या सलूक हुआ होगा? ये 5,000 एस ने अपना प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल बनाया होगा, और एस की रिटेन अर्निंग्स के अंदर ये है। ग्रुप की नजर से ये लैंड कितने की थी? 10 की, 12 की। तभी तो 2 पॉजिटिव एडजस्टमेंट थी। ग्रुप की नजर से इस काली वाली ट्रांजेक्शन को देखें तो ग्रुप की नजर में 12 वर्थ वाली जमीन 15 की बिकी। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट कितना? 3। लेकिन एस ने कितना रिकॉर्ड किया हुआ? 5। कितना फर्क है? 2। एस ने ये रिकॉर्ड किया हुआ है, ग्रुप की नजर में बस इतना बनता है। तो एस की रिटेन अर्निंग्स को ये बनाने के लिए क्या करें? ये वो 2 माइनस कर दिया। अच्छा जी, नई रेट पसंद आया, रेट चेंज कर लेते हैं। कोई और बताएं कितने का बेचें? हैं? 25,000। चलो 25,000 का बेच लेते हैं। 15,000। ग्रुप की नजर से देखें तो वो जो 25 का बिका वो 12 का था। ग्रुप की नजर में इतने प्रॉफिट बनते हैं, एस ने इतना रिकॉर्ड किया हुआ है, तो क्या करें? 2 माइनस, ये वही माइनस है। चले रेट चेंज करें कोई और। नहीं कोई और, कोई किसी की ख्वाहिश हो कि मैं बड़ा होकर रेट बताऊंगा, बताएं कोई है? 11,000। 11,000 11,000 का बेच दिया। एस की नजर में ये जमीन कितने की थी? 10 की। 1,000 का प्रॉफिट हुआ। ग्रुप की नजर में 12 वर्थ की थी, 11 की बिकी, 1,000 का लॉस हुआ। एस ने इतना प्रॉफिट माना है, ग्रुप की नजर में इतना लॉस है, तो 2,000 माइनस, ये वही 2,000 है। कोई और? नहीं, एक और, कोई एक है? 7,000। 7,000 7,000 7,000 की बेच दी। एस की नजर में वो 10 की थी, 7 की बेच दी, तो 3 का हो गया लॉस। ग्रुप की नजर में ये 12 की थी, 7 की बेची, तो 5 का लॉस। तो 3,000 का लॉस एस ने रिकॉर्ड किया, बस को 5 बनाना है। 2,000 माइनस कर देंगे। यार ब्रेक लगी मेरी। एस ने इतना लॉस माना हुआ है, ग्रुप की नजर में इतना लॉस है, तो 2,000 माइनस करेंगे ना, ये वही 2,000। और कोई रेट बस। और ये बात सारी तब हो रही है अगर ये पॉजिटिव था, तो अगर नेगेटिव होता तो फिर ये ऐड हो जाता। ये आपको एडजस्टमेंट 4A में से राइट वाला कॉलम बता दिया। यानी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की समरी दोबारा देखें। एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड या लेस, और अगर वो एसेट लायबिलिटी आज भी मौजूद है तो दूसरा इफेक्ट एसओएफपी में, और अगर आज वो बुक्स में नहीं है तो एसओएफपी की बजाय एस की रिटेन अर्निंग है। अगला सवाल होमवर्क है। अगला सवाल जो भी है, अभी 14 किया है ना, हाँ तो 15 होमवर्क है। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।